फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर 10 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे उसके आगे का IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह आपने देखा था। आप नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें देखना है, नया हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, किसका? आइसोमेरिज्म ऑफ, आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म देखेंगे हम। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? वर्ड से आप आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए आपको। आइसो वर्ड अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है सेम, है ना, या इक्वल आप बोल सकते हो। और मेरिज्म का अगर वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हो सेम स्ट्रक्चर बोल सकते हो। सॉरी, सेम स्ट्रक्चर नहीं, सेम आइडेंटिटी। ठीक है, सेम आइडेंटिटी कैसे होगी? ऐसे कंपाउंड्स, हम आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स जैसे कि 2 और मोर, ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है, कंबाइन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये तो हमें पता है। सिंपल 2 और मोर जो सिंपल कंपाउंड्स होंगे वो बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, या आप बोल सकते हो मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? सेम, सभी की सेम रहेंगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जब बनते हैं, मतलब दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स ले लो आप, या फिर आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव क्या रहेगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या वेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब उनका क्या हो जाए? स्ट्रक्चर जो रहेगा कंपाउंड्स का, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो वो कहलाते हैं क्या? उस प्रोसेस, उसको बोला जाता है आइसोमर्स। मतलब जो कंपाउंड रहेंगे उसको आइसोमर्स बोलेंगे, और जो फिनोमिना रहेगा उसको बोलेंगे हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन। आइसोमेरिज्म आपको याद रखना होगा, सिंपल लैंग्वेज से याद रख सकते हो। दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज क्या? आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म की क्या हो गई? डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्या आइसोमेरिज्म के, हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अच्छा, आइसोमेरिज्म का क्या होता है? 2 पार्ट्स हैं। आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड में पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये भी इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया। चार्ट के थ्रू आप बना लीजिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसमें भी पार्ट्स हैं। इसमें इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में डिवाइड किया गया है। और फोर्थ लास्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपके उसमें सॉल्ट और लिगेंड भी दिया होगा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे उसको लिंकेज से याद रखिएगा। 4 इंपॉर्टेंट है: आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म,
कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट और लिंकेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 पार्ट हैं। ठीक है, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसके भी 2 पार्ट हैं। एक है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। मतलब आपको पहले तो आइसोमेरिज्म याद रखना है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का देख रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको पता है कैसे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह में लिखे जाते हैं। सेंट्रल मेटल आयन होती है, लिगेंड होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखेंगे हम पहले तो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा कैसे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इनका भी क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला कैसे रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इनका फॉर्मूला कैसे रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्लोराइड लगा हुआ है, COCl2 लिख लेते हैं, NH3(6) इस तरीके से। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया और बाहर लगा हुआ है NO2, ये एक कंपाउंड हुआ। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने एक Cl लिया NH3, या हम पूरा ही एक ले लेते हैं, NO2 अंदर 6 और एक Cl बाहर। अब इसमें आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है NO2, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। सभी चीज़ें सिमिलर है। कोबाल्ट कितना है, सिंगल, दोनों में सिंगल है। क्लोरीन कितने हैं, 2 चाहिए हमें, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। यहाँ पे अमोनिया देखें तो हम NH3(6) हैं, यहाँ NH3(6) हैं। नाइट्रो ग्रुप कितना है, 1 है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे भी 1 है। लेकिन समझ में क्या आ रहा है, हमने एक क्लोरीन को उठा के दूसरा जब कंपाउंड लिखा तो एक क्लोरीन को बाहर कर दिया और बाहर जो आयोनाइजेशन स्पेयर, आयोनिक स्पेयर था, वहाँ से नाइट्रो ग्रुप को उठा के हमने कोऑर्डिनेशन स्पेयर में डाल दिया। इससे क्या हुआ, मॉलिक्यूलर तो सेम है, मॉलिक्यूलर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट। इस कारण क्या होता है, जब क्या होता है कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, तो उनकी 2 चीज़ें चेंज होती हैं। एक फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है और दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या हो जाता है, चेंज आता है। किसके कारण, जब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। अब जैसे कि यही कंपाउंड अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम नॉर्मली देखें, मतलब डिज़ोल्व करने के बेसिस पे, या दूसरे भी कंपाउंड्स हैं, और भी कंपाउंड्स हैं, उनको हम देखते हैं डिज़ोल्व करने के बेसिस पे, तो ये क्या करेंगे, एक ही कंपाउंड है, लेकिन अगर उसको हम अलग तरीके से लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, बॉन्डिंग अलग तरीके से हो जाएगी किसी कंपाउंड की, तो वो अलग अलग आयंस देने लगते हैं। तो वो हम देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। एक एक करके हम सब सारे देखते हैं क्या होते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फर्स्ट कौन सा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ठीक है, सेम रहेगा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, S मतलब सेम, M मतलब मॉलिक्यूलर, F मतलब फार्मूला। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में सेम रहेगा क्या, स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा आप, एक शॉर्ट में लिखा है मैंने, लेकिन बट डिफरेंट क्या हो, बट गिव डिफरेंट आयंस। ठीक है, अगर ये क्या करते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कोई भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड को अगर हम आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज मतलब कैटायन और एनायन बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट आयंस फॉर्म करते हैं।
और उनका स्ट्रक्चर भी कैसा रहता है, डिफरेंट ही रहेगा। गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आयंस, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आयन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम ले लेते हैं कोबाल्ट है CO NH3 यहाँ पे प्रेजेंट है Br। इस बेसिस पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे अगर ये होता है तो फिर वो डिफरेंट क्या करते हैं, इसके बेसिस पे वो कलर्स भी देते हैं, ठीक है। और वो कलर्स कैसे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट। ये Br हो गया, बाहर SO4। फिर इसके बाद यही कंपाउंड को अगर हम इस तरीके से लिख दें 5SO4 और Br चला गया बाहर। यहाँ पे क्या हुआ, आयंस तो बने, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये टूटेगा जब, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा। Br जो है सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है आयोनाइज होने के कारण। जब इसको सॉल्यूशन में किसी भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब बताया था जो एक अलग अलग आयंस में टूट जाए, लेकिन ये टूटा नहीं है, ये वैसे का वैसे ही है। आयंस तो फॉर्म कर रहा है, आइडेंटिटी वही रहेगी, कंपाउंड वही है, मॉलिक्यूल भी वही है, एलिमेंट्स भी वही हैं, कॉम्प्लेक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। बस क्या होगा, इनकी जो है पोजीशन वो क्या हो जाएगी कंपाउंड की, चेंज, जिसके कारण क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड है ये आपको देता है कैसा, येलो कलर, और ये देता है आपको कैसा, रेड कलर, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं। तो इसके कारण इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब व्हेन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर और solution, same molecular formula but give different ions, is different structural ions and different colors। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हो। जब भी आइसोमेरिज्म लिखने को आता है तो आपको आइसोमेरिज्म में एग्जाम्पल देना और उसके थ्रू ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, एज इट इज़ आपको याद करने होंगे, ये देना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा था क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आता ही आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता ही है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो लिगेंड होती है, हमारी सेंट्रल मेटल एटम है या आयन हम बोल सकते हैं, वो किससे कनेक्ट होती है, हमारी लिगेंड से कनेक्ट होती है। जब लिगेंड क्या करती है, सेंट्रल मेटल आयन से कनेक्ट होती है, तो ये क्या करती है, या तो कैटायन के साथ या फिर कैटायन के साथ या फिर एनायन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है, ठीक है। क्या करता है, पोजीशन एक्सचेंज करता है, किसके साथ करेगा, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें आप वही लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयंस, लिगेंड चेंज द कैटायन एनायन पोजीशन एंड एक्सचेंज कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट जुड़ा हुआ है अमोनिया से, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। और एक क्रोमियम लिया हमने, ये जुड़ा हुआ है साइनाइड 6 से। अब इसमें क्या हुआ है, कोबाल्ट जब 6 किससे, अमोनिया से जुड़ा है, यहाँ पे क्रोमियम 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है। जब ये अपनी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब लिगेंड अपनी पोजीशन चेंज कर ले, पहले किसके साथ था, पहले वो नेगेटिव लिगेंड के साथ पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिगेंड के साथ नेगेटिव था। अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्रोमियम NH3 और यहाँ पे कोबाल्ट को ले लेते हैं CN6। देख रहे हैं आप क्या चेंजेस आए इसमें, यहाँ पे कोबाल्ट अमोनिया के साथ कनेक्ट था, अभी को अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन एनायन ये न्यूट्रल एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, कौन, लिगेंड, तो वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोबाल्ट अमोनिया के साथ कनेक्ट था, अब कोबाल्ट साइनो ग्रुप के साथ है, क्रोमियम साइनो ग्रुप के साथ था, अभी क्रोमियम अमाइनो ग्रुप के साथ है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड आते हैं हमारे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट से क्या समझ रहे हैं आप, ऑब्वियसली क्या, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ जाओ, वहाँ पे वाटर का कुछ ना कुछ चेंजेस है। सेम डेफिनेशन लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट क्या होगा, बट इसमें क्या होगा,
जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा आपका, बट वाटर मॉलिक्यूल चेंज, वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजीशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, जो हमारा ब्रैकेट है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसी को बोलते हैं, इसके अंदर या बाहर क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि इसका एग्जांपल हम नॉर्मली ले सकते हैं, क्रोमियम क्लोराइड 3.6H2O, ये क्या है, नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स, और इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस गिव्स, ये भी क्या करता है, डिफरेंट कलर्स, वाटर मॉलिक्यूल के उसके होने के कारण डिफरेंट कलर्स शो करता है। कैसे डिफरेंट कलर्स शो करेगा, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ आपको, CrCl3.6H2O, ये ही है हमारा। इसको हमें कैसे लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में लिखना है, तो Cr ऐसे लिखेंगे हम, Cl लिखेंगे 2, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में आपको, और यहाँ पे जो वाटर है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, एक्ट एज अ लीगेंड, ठीक है, लीगेंड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इनसाइड भी और आउटसाइड भी, कभी इनसाइड रहेगा तो वो लीगेंड की तरह एक्ट करेगा, आउटसाइड रहेगा तो वो आयोनिक या आयंस या सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। 6 क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल, और यहाँ एक हमने लिख दिया Cl, समझ में आ रहा है। क्रोमियम कितने हैं, 1, क्लोराइड कितने हैं, 3, 2 क्लोरीन अंदर, 1 क्लोरीन बाहर, वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6। जब ये अपनी जब 1 क्लोरीन अंदर से बाहर गया तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5, और डॉट यहाँ पे हो जाएगा H2O सिंगल। फिर इसके बाद और वाटर ने अपनी पोजीशन चेंज करी, 1 क्लोरीन बचा, यहाँ पे H2O, ये कितना हो गया, हाइड्रोजन और घट गया, क्लोरीन कितने हो गए, 2, यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। इस तरीके से, मतलब जब नॉर्मली अगर हम लिखेंगे क्लोरीन Cl3 पूरा लिखना है हमें, जब हम लिखेंगे H2O6, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्रोमियम क्लोराइड 3, ठीक है। मतलब ये ऊपर एक, और मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, क्रोमियम H2O6 Cl3, ठीक है, ये कंपाउंड है। ये जनरली अलग अलग क्या करेंगे, आप कलर्स शो करेंगे, धीरे धीरे 1 क्लोरीन अंदर जा रहा है और धीरे धीरे वाटर अपनी क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो ये अलग अलग क्या करता है, जब वाटर अपनी पोजीशन किसके साथ, किसी भी अंदर के एलिमेंट्स के साथ चेंज करता है तो वो अलग अलग कलर्स देता है। अलग अलग कलर्स में जैसे कि ये देगा वॉयलेट कलर, ठीक है, ये देगा आपका ब्लू, ग्रीन, और ये रहेगा आपका डार्क ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक कंपाउंड के, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप बताओगे तो उनकी डेफिनेशन तो लिखनी ही है, डेफिनेशन के साथ साथ आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले और जिस तरीके से लिखा गया है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, उस पोजीशन चेंज होने के कारण उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी लिखना आपको मैंडेटरी है। तो मतलब ये अगर कंपाउंड होगा तो क्या होगा, वॉयलेट कलर देगा, ये कंपाउंड होगा तो ब्लू ग्रीन, ये कंपाउंड होगा तो डार्क ग्रीन। वाटर क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले पूरा वाटर का 6 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था, फिर वो आयनिक स्फीयर में आ गया, धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, क्लोरीन अंदर जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इनसाइड एंड आउटसाइड में वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। फोर्थ देखते हैं हमारा, ये हो गया हमारा हाइड्रेट। अब आते हैं हमारे लास्ट लिंकेज पे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज से आप क्या समझ रहे हो, ऑब्वियसली बॉन्डिंग। किसकी बॉन्डिंग, लिंकेज में जनरली आएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन किसके साथ बॉन्डेड रहता है, लीगेंड के साथ, लीगेंड की बॉन्डिंग। अब ये कैसी होगी, मतलब
इसमें वही स्ट्रक्चरल फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन की लिगेंड के साथ पोजीशन कैसी हो जाए, चेंज हो जाए। कैसे चेंज होगी वो देखते हैं। ये जनरली जो पाया जाता है लिंकेज आइसोमरिज्म, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड में पाया जाता है। अब एम्बीडेंटेड क्या होता है, यूनिडेंटेड बताया मैंने, बाइडेंटेड बताया, टेट्राडेंटेड बताया, ठीक है, पॉलीडेंटेड बताया जब बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं। लेकिन ये कैसा है, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है जब यूनिडेंटेड लिगेंड के पास, ठीक है, हैव यूनिडेंटेड लिगेंड के पास 2 डोनर हो, किसके, 2 डोनर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। मतलब एक ही लिगेंड है, लिगेंड एक ही है, लेकिन उसके पास डोनर कितने हैं, 2 हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड मतलब एक लिगेंड, बाइडेंटेड की बात नहीं हो रही है। यूनिडेंटेड लिगेंड मतलब एक लिगेंड है, मतलब कोई भी एक लिगेंड ले लो, जैसे CN है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ अभी आपको। और उसके पास क्या है, दोनों ही एलिमेंट ऐसा है कि दोनों ही एलिमेंट क्या कर रहे हैं, दोनों के पास मतलब कैपेबिलिटी है कि वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिंकेज आइसोमेरिज्म में यही होता है कि जब लिगेंड जो रहता है सेंट्रल मेटल आयन से कनेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है, लिंकेज होती है, तो वो अलग अलग एक ही लिगेंड की अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या होती है, पोजीशन चेंज होने के कारण बॉन्डिंग होती है। अब वो कैसे होती है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अच्छा, इस बेसिस पे क्या होता है, उनका नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो जाता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर लिंकेज का मैं बताती हूँ। एम्बीडेंटेड का एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं NO2, ठीक है, NO2 है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ ONO, नाइट्रोजन वही है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन डिफरेंस है इसमें। CN को अगर मैं NC लिख दूँ, ठीक है, SCN को मैं NSC लिख दूँ, इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब NO2 ये क्या है, लिगेंड है, ये हमारे क्या है, लिगेंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी, ये देखा जाता है। जब बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होगी, N के साथ, तो इसको बोला जाएगा नाइट्रो, ठीक है। जब बॉन्डिंग किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ, तो इसको बोला जाएगा नाइट्राइटो, ठीक है। मतलब ये सफिक्स यूज़ किए जाते हैं। जब CN के साथ होगी तो इसको बोला जाएगा साइनो, ठीक है। जब N के साथ बॉन्ड, और किसकी बॉन्डिंग होगी, CMA की, सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल एटम की। मतलब यहाँ जुड़ कौन रहा है, सेंट्रल मेटल एटम जुड़ रहा है, सेंट्रल मेटल आयन, और किससे जुड़ रहा है, इनके थ्रू जुड़ रहा है, मतलब इन एलिमेंट्स के थ्रू जुड़ रहा है। अलग ही समझ में आना चाहिए कि जिसके थ्रू बॉन्डिंग होती है उसके थ्रू क्या होते हैं, उनके सफिक्स या प्रीफिक्स चेंज हो जाते हैं। जब यहाँ पे CN के थ्रू हुआ तो ये क्या हो गया, साइनो, लेकिन जब ये NC मतलब N ने क्या कर लिया, पोजीशन चेंज कर लिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं अपनी एक दूसरे की, लिगेंड जो है एक ही लिगेंड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास क्या है, कैपेबिलिटी कि वो अपना लोन पेयर दे सकते हैं। कार्बन भी दे सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी दे सकता है नाइट्रोजन भी, सल्फर भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड या लिंकेज आइसोमेरिज्म बोला जाता है। मतलब जब क्या होता है, एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो लिगेंड होता है उसमें क्या होता है, बॉन्ड अपनी मोड ऑफ अटैचमेंट जो होता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन का, वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो वो कहलाता है क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब जैसे CN के साथ है तो साइनो, NC लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे आइसो साइनो, SCN लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे थायो साइनेटो, और ये NS नहीं होगा, ये
NCS होगा, ठीक है, NCS। तो इसको बोला जाएगा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये इससे आप याद करोगे तभी आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एग्जाम्पल बना के देखते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है, हमें क्या करना है, सेंट्रल मेटल आयन की मोड ऑफ अटैचमेंट लिगेंड के साथ चेंज कर देनी है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, CO लेते हैं, कोबाल्ट, NH3 ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन किसके साथ करा रहे हैं हम, NO2 के साथ करा रहे हैं, बाहर हमारा क्लोरीन, यहाँ पे हम कोबाल्ट NH3 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ONO लिख देते हैं और Cl। कंपाउंड वही है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स वही है, फार्मूला चेंज कर दिया। अब लेकिन इसको स्ट्रक्चर फार्मूले में अगर हम बना के देखेंगे तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर फार्मूला, कोबाल्ट बीच में रहेगी, सेंट्रल मेटल आयन हमारी, अमोनिया कितने हैं हमारे, मतलब लिगेंड कितनी है, एक NH3, ठीक है, NH3 ये हमेशा याद रखिएगा कि जिसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको एरो को अंदर की तरफ, और नाइट्रोजन के साथ हो तो नाइट्रोजन के साथ कितने हो गए, और NH3 चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन हो गए। पहले वाले कंपाउंड में देखें तो NO2 लगा हुआ है, तो NO2 से बॉन्डिंग हो गई, मतलब नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे लीगेंड है और वो लोन पेयर अपना क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, इसका स्ट्रक्चर। अब वहीं अगर हम देखें, हमने NO2 को ONO लिख दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, कोबाल्ट NH3 NH3, ठीक है, अंदर की तरफ सेंटर मेटल आयन, और बीच में अब यहाँ क्या हो गया, बॉन्डिंग किससे हो गई, ONO, मतलब लोन पेयर अब कौन दे रहा है, अब लोन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है। एम्पीडेंटेड लीगेंड का मतलब ही ये है कि ऐसे लीगेंड जिनके पास एक ही लीगेंड रहेगा, यूनिडेंटेड लीगेंड में दो एलिमेंट के पास कैपेबिलिटी हो कि वो अपने अपने लोन पेयर डोनेट कर पाएँ। तो लोन पेयर पहले किसने दिया, नाइट्रोजन ने दिया, दूसरी बार में ऑक्सीजन ने दिया। इस कारण क्या होता है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में चेंज हो जाता है। ये जो कलर देता है ये येलो कलर देता है, और ये जो कलर देता है ये रेड कलर देता है। अब इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे हम, तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसको बोला जाता है पेंटा अमाइन। NO2 के लिए हमने कौन सा लगाया था, नाइट्रो, पेंटा अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। ये किसको बोला, इसको बोला, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेंटा अमाइन। ONO के लिए क्या यूज़ करेंगे, नाइट्राइटो, तो यहाँ लिखेंगे NITRITO कोबाल्ट क्लोराइड। यहाँ पे आप चाहो तो नाइट्रोजन से ऐसे बॉन्डिंग दिखा सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो ऑक्सीजन से O करके डैश बॉन्डिंग दिखा सकते हो। तो ये कहलाता है आपका क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। होप सो आपको चारों आइसोमेरिज्म क्लियर हो गए होंगे। पहला वाला जो था आयोनाइजेशन, उसको जब हम डिसॉल्व करते हैं तो आयंस फॉर्म करता है। सेकंड था हमारा कोऑर्डिनेशन, जिसमें लिगेंड अपनी पोजीशन चेंज करता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ। हाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करता है। लिंकेज में जो बॉन्डिंग होती है, मतलब मोड ऑफ अटैचमेंट होती है किसकी, सेंट्रल मेटल आयन की लिगेंड के साथ, वो चेंज होती है, तो वो कहलाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ तक आपको जो भी अगर डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। अब नेक्स्ट हमारा है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्पेस भी बोला जाता है। स्पेस मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ओरिएंटेशन वगैरह आप बोल सकते हो। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्या टाइप हैं, एक टाइप था, पहला था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
और एक था आपका, दूसरा बी था आपका इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यही थे, दो टाइप थे। जियोमेट्रिकल जनरली मैं एक बार आपको बता भी चुकी हूँ। जियोमेट्रिकल में क्या होता है, लिगेंड की पोजीशन चेंज होती है, अल्टरनेट होती है या एडजेसेंट हो जाती है सेंट्रल मेटल एटम के साथ या आयन के साथ, उसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं सिस ट्रांस डैश लगा के आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसका मतलब होगा जब क्या हो, लिगेंड अपनी पोजीशन सेंट्रल मेटल आयन के साथ चेंज कर ले। जैसे कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्लेटिनम है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे अमोनिया NH3, यहाँ NH3। ठीक है, ये एक कंपाउंड हो गया इस तरीके से। और इसी को हम मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, सिंपल ही आप बोल सकते हो। क्लोरीन है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्लोरीन ने पोजीशन चेंज कर ली अपनी, और यहाँ NH3 इस तरीके से। और ये अपना ब्रैकेट में क्लोज कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब क्या, इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो क्लोरीन एक ही साइड लगा है, मतलब कैसे लगे हुए हैं, एडजेसेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सिस फॉर्म। जब क्या हो, लिगेंड कैसी हो, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से किस तरीके से लगी हो, एडजेसेंट तरीके से लगी हो, तो उसको बोला जाता है सिस फॉर्म। और वहीं क्या हो, क्या लिगेंड जो है ये किस तरीके से लगी है, अल्टरनेट फॉर्म में लगी हुई है सेंट्रल मेटल आयन से, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसी को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब लिगेंड की सेंट्रल मेटल आयन के साथ ज्योमेट्री में चेंज हो जाना। ठीक है, ओरिएंटेशन में चेंज हो जाना, वो कहलाता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल भी बेसिकली किस पे बेस्ड है, ओरिएंटेशन पे बेस्ड है। ओरिएंटेशन पे बेस्ड है, ओरिएंटेशन पे भी किसकी, जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें, रोटेट कर दें, मतलब प्लेन ऑफ मतलब एक प्लेन में लाइट जा रही है और उसको क्या कर दें, वो रोटेट कर दें, तो उनको बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ये इंट्रो है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन कैसे लिखनी है, आप इसी तरीके से लिखिएगा। और मतलब बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, अगर आप ऐसे पॉइंट्स वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर सम सब्सटेंस आप लिखेंगे, सम सब्सटेंस कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो उसको बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। ठीक है, जो मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं कुछ, जिनको अगर लाइट के सामने रख देते हैं हम, तो लाइट के सामने वो क्या करते हैं, ये लाइट के सामने वो लाइट को ही, सब्सटेंस जो होते हैं वो लाइट को ही रोटेट कर देते हैं। रोटेट करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब वो लाइट ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या, कि जिस पे लाइट पड़े और वो सब्सटेंस एक्टिव हो जाए। जब वो एक्टिव होगा तो क्या करेगा, लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसको बोला जाता है इनएंशियो, उन सब्सटेंस को, मतलब जो लाइट को रोटेट करा रहे हैं, इनएंशियोमर्स। ठीक है, इनको बोला जाता है इनएंशियोमर्स कैसे होंगे, ये लाइट को या तो क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, या तो ये करेंगे राइट साइड में मूव। ठीक है, राइट साइड मूव करेंगे, राइट साइड में घुमा देंगे, राइट साइड रोटेट कर देंगे। ठीक है, और या तो फिर ये क्या करेंगे, लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे। सब्सटेंस जो है वो लाइट को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइट ही आएगी मेन, आप मान के चलो लाइट पे बेस्ड है ये। ठीक है,
तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। जब अगर सब्सटेंस लाइट को राइट साइड में मूव करता है तो इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। जब सब्सटेंस लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो इसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। याद रखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लाइट पे बेस्ड है या ओरिएंटेशन पे बेस्ड आप बोल सकते हो। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको क्या करा जाता है, लाइट के सामने या प्लेन पोलराइज लाइट के सामने रखा जाता है तो वो क्या करता है, वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण लाइट को वो रोटेट करा देता है, अपोजिट डायरेक्शन में करता है। वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। कौन होते हैं, जो सब्सटेंस लाइट को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। अब जो सब्सटेंस राइट साइड में कराएगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, जो सब्सटेंस लेफ्ट साइड में कराएगा लाइट को उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। डी मतलब स्मॉल डी से डिनोट करेंगे इसको स्मॉल एल से। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मतलब इसको अगर हम क्या करें, कांच के सामने रखेंगे दोनों को। मिरर इमेज का मतलब होता है एक दूसरे के मिरर इमेज, मतलब सेम प्रॉपर्टी। मिरर हम अपने आप को देखते हैं मिरर में तो हमारी सेम इमेज हमको दिखती है, दैट इज़ नोन एज मिरर इमेज। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। नॉन या नॉट सुपर इम्पोजेबल इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है। इम्पोजेबल का मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर लाइन अप करेंगे या इनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोज नहीं होते। मतलब आप बोल सकते हो ये हैंड है और ये हैंड है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे के। लेकिन जब हम इसको ओवरलैप कराएंगे, जब इनको हम सुपर इम्पोज कराएंगे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज या सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेंगे, एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे। फिर थर्ड आते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें पॉजेज डू नॉट पॉजेज, ठीक है, डू नॉट पॉजेज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें सिमेट्री भी नहीं पाई जाती, ये भी याद रखिएगा। मतलब कोई भी मतलब ये जो सब्सटेंस रहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनमें अगर सिमेट्री देखी जाए तो सिमेट्री भी नहीं पाई जाती है। तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं आपके, या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहलाता है। एक और चीज़, जो एनेंशियोमर्स होते हैं जब वो राइट साइड या लेफ्ट साइड में रोटेट होते हैं तो उसमें एक फॉर्म ऐसी भी आती है जब क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। मतलब रेशो 1:1, मतलब ना ही ज़्यादा ये रोटेट कर पाएगा ना ही इस साइड ये लेफ्ट साइड ये रोटेट कर पाएगा। तो उसको बोला जाता है उस पॉइंट को रेसिमिक, उसको बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। ये बुक में आपको नहीं दी गई है टर्मिनोलॉजी, इसलिए आप अगर हो सके तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा पॉइंट वाइज कि क्या क्या होता है। रेसिमिक मिक्सचर कब होता है, वो पॉइंट जब क्या हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, या फिर वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाए। इक्विलिब्रियम 1:1 मतलब नेट ज़ीरो चार्ज हो जाए, नेट ज़ीरो चार्ज हो जाए। मतलब कोई मतलब वैल्यू जो रहेगी लाइट की वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको बोला जाता है क्या, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये था आपका क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। प्लेटिनम है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपीन लगा हुआ है, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे हम एक PY फिनाइल बोला जाता है इसको, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा है, यहाँ NH3। इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डायग्राम है ये, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बनाएंगे, मिरर इमेज बनानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, बीच में इस तरीके से मिरर भी बनाएंगे। ये क्या हो गया आपका मिरर, ठीक है। अब ये मिरर इमेज है, मतलब मिरर इमेज का मतलब इसकी ही क्या है, ये मिरर इमेज है। तो प्लेटिनम वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, Br वैसे का वैसे ही, यहाँ पे आयोडीन वैसे का वैसे ही, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PY,
ये NO2, ये हो जाएगा आपका क्या NH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोरीन। समझ में आ रहा है? पोजीशन नहीं चेंज हुई है, किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अगर हम ये कंपाउंड को कांच के सामने रखेंगे या अपनी ही खुद की हम कांच के सामने मिरर के सामने इमेज देखेंगे तो वी आर मिरर इमेज, मतलब हम एक दूसरे की, ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन अगर इसी को उठा के हम, इस कंपाउंड को उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे तो क्या ये ओवरलैप करेंगे, क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, क्या इनकी सिमेट्री जो रहेगी वो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब इसको इसके साथ देखा जाएगा तो Br आयोडीन आयोडीन वहीं का वहीं है, लेकिन ये कांच में अगर देखेंगे अमोनिया भी वहीं का वहीं है, क्लोरीन भी वहीं का वहीं है, Py भी वहीं का वहीं है, NO2 भी वहीं का वहीं है। लेकिन इस कंपाउंड को अगर हमने यहाँ उठा के रखा इसके ऊपर तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोजीशन किसकी हो जाएगी, एलिमेंट्स की चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो है कंपाउंड क्या है, अलग अलग। यहाँ पे नाइट्रोजन NO2 है, यहाँ पे Py है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे अमोनिया है। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज है और एक दूसरे के मिरर इमेज है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। सुपर इम्पोज का मतलब होता है जो एक दूसरे को क्या कर ले, सुपर इम्पोज कर ले, एक तरीके से, पूरी तरीके से उसका ही उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप ले ले, वो सुपर इम्पोज कहलाता है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये एक क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। जब आपको लिखने को आए तो आप डायग्राम के थ्रू इसको ज़रूर बताइएगा। आइसोमेरिज्म टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग वार्नर थ्योरी देखेंगे। वार्नर थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। और अभी तक आपको जो भी इस टॉपिक में नहीं समझ में आया है, लाइक रिलेटेड टू लिगेंड लिंकेज या कोऑर्डिनेशन या किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।